देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर यूपीएससी। हम पॉलिटी की तैयारी कैसे करें यूपीएससी के लिए, इस विषय के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि हमें किस तरह से कम एफर्ट्स के साथ अच्छे से उस टॉपिक को समझने में आसानी हो। ठीक है, इन दो सवालों का जवाब हम यहाँ ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, आप कितना पढ़ते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा उसको समझिए। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को समझे रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि 4 इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है पॉलिटी के लिए, जनरली लोग इन 4 चीज़ों को ही बताते हैं सामने वाले को। ठीक है, आप किसी टॉपर के मुंह से सुन लीजिए या कोई ऐसा टीचर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, वो इन 4 चीज़ों के सिवाय कुछ और सजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात सिर्फ इन 4 चीज़ों के हिसाब से ही करेंगे और मुझे लगता है कि इतना करने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने 2023 का पेपर देखा है तो आपको ये अंदाज़ा तो हो ही गया है कि यूपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। बट अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि आपकी तैयारी दूसरों से बेहतर दिखेगी। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या स्टडी मटेरियल में हमें क्या करना चाहिए और कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, उसका जवाब है एनसीईआरटी 9 to 12 आप करो। ठीक है, यहाँ 6 से 12 के लिए भी लोग सजेस्ट करते हैं, बट मुझे लगता है कि 9 वो सही है। 6 क्लास बहुत ही लीनियर हो जाता है। आप एक चैप्टर पढ़ते हो और उसमें 10 पेज रहते हैं और उसमें आप सिर्फ ये सीखते हो कि हम दोनों कैसे असमान हैं। ठीक है, एक समीर करके लड़का है जो हिंदू है और एक समीर करके लड़का है जो मुस्लिम है। समीर 1 और समीर 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैप्टर 1 में आप देखोगे 6 क्लास में ऐसा स्टोरी है और वहाँ पे आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि दोनों में कितनी असमानता है। समीर 1 जो है वो एडुकेटेड है, समीर 2 जो है वो बच्चा है और वो कभी स्कूल गया ही नहीं। ठीक है, वो पेपर बेचता है। तो ऐसा कुछ स्टोरी से आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए कि हम दोनों में कैसे असमानता है। ठीक है, इस चीज़ को आप एनसीईआरटी से बेहतर तरीके से समझ सकते हो और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई बुक लिखी नहीं गई है जो एनसीईआरटी से बेहतर तरीके से आपको कोई कॉन्सेप्ट को समझा दे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है और बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, दूसरा सवाल आता है एम लक्ष्मीकांत। देखो, यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत, जैसे कि आप मुस्लिम के लिए कुरान बोल लो, हिंदू के लिए गीता बोल लो, क्रिश्चियन के लिए हो तो आप बाइबल बोल लो, यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत वैसा ही स्थान रखता है। इस बात का आपको अंदाजा है कि एम लक्ष्मीकांत का क्या वेटेज है। ठीक है, उसके बाद बात आती है न्यूज़पेपर्स की। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्कशन देखना है और खुद भी करना है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़। देखिए, हमें किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होता है, ऐसा हमको लगता है। क्या सच्चाई यही है कि हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं? सच्चाई है क्या? हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे दिमाग में जितनी भी वर्ड है उसका यूज करके हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाते हैं, उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे बेहतर ये है कि वाकई में उसका आंसर हमने सही दिया है या नहीं, इस चीज़ को भी समझेंगे। ठीक है, तो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है कि हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, क्या सच्चाई यही है, इस चीज़ को भी समझते हैं। एक बौद्धिकता नहीं है, मतलब आप कह सकते हो सब्जेक्ट की समझ नहीं है। लोगों में यही होता है ना कि उनमें बौद्धिकता नहीं होती है, या जनरली हम अपना एग्जाम्पल ही लेते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम माइक्रो लेवल तक नहीं समझ पाते हैं या उसका बेस ही नहीं होता है हमें। सोशल जस्टिस एक टॉपिक लेते हैं या फिर न्याय, समानता, सरकार,
संविधान, डेमोक्रेसी, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ आता है, क्या सच में आप इसे सैद्धांतिक रूप से जानते हैं या विषय के रूप में जानते हैं? सवाल देखिए, आप सवाल को ध्यान से सुनिए कि क्या आप सच में इसे सैद्धांतिक रूप से जानते हैं या फिर आप इसे विषय के रूप में जानते हैं। चलो, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, ये प्रीलिम्स का 2023 वाला, तो वहाँ हमारे पेपर 1 कंप्लीट होने के बाद या तो आप आराम से घूम लो, ठीक है, नहीं तो कहीं बैठ के कुछ लोगों से बातचीत कर लो, ऐसा ही होता है ना। तो चाय पीते पीते वहाँ हम लोग बात कर रहे थे, तो एक भाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि ज़िंदगी जो है ना एक धोखा है। तो हमने उनसे ये समझने का प्रयास किया कि आप अपना स्टेटमेंट को क्या वेरीफाई कर सकते हो क्या, जो ज़िंदगी एक धोखा है। तो फिर वो मुकर गए बात से कि अरे ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको सिर्फ इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वाकई में क्या आप इस टॉपिक के बारे में सैद्धांतिक रूप से जानते हैं या फिर उस विषय के रूप में जानते हैं, या आपके पास उसकी ग्रामर है, व्याकरण के बारे में आप उसके बारे में जानते हैं, उसका जो सब्जेक्ट का जो डिसिप्लिन है क्या वो आपको पता है, या इंटेलेक्चुअल तरीके से आप उसके बारे में जानते हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि वो बात से मुकर गए, तो आपको ये बाद में लगेगा कि अरे ऐसा तो नहीं है, मैं इनके बारे में 1-2 पॉइंट जानता हूँ और वो भी सिर्फ नॉर्मल जो लोगों के बारे में धारणा रहती है वैसा ही जानता हूँ, ना ही इसके विषय डेप्थ नॉलेज है, ना ही इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, ना ही सैद्धांतिक रूप से जानता हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में आप विचार करो कि आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, वाकई में आप जानते हो क्या? ये अपने आप से पूछो। कुछ टॉपिक के ऊपर हम बात भी करते हैं, लेकिन एक जो व्याकरण होता है उस टॉपिक का, ठीक है, उसका ग्रामर होता है, सब्जेक्ट का एक डिसिप्लिन होता है, वो हमें नहीं मालूम है। और ये जितनी भी जानकारियाँ हैं ना, ये सभी आपको एनसीईआरटी से मिलेगी, आसान लैंग्वेज में वहाँ बताया गया है। जब इस चीज़ को आप पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस डेफिनेशन को इस तरह से याद रखा जा सकता है और इतना आसान है कि आप उसको मेंस में भी टिप के आ सकते हो। कॉपी पेस्ट करना होता है ना, तो सेम चीज़ आप मेंस में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। या अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ तो जो भी हमारा पॉलिटी है ना, या इसकी पूरी की पूरी सैद्धांतिक जानकारी आपको एनसीईआरटी की किताबों से ही लेनी चाहिए और उसको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। ये आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन होगी, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन कि आप एनसीईआरटी करो, ये आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन है। अब हम आते हैं सेकेंड प्रिपरेशन के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल आता है कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की है ना, 1500 पेज की आती है, हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे पढ़ेंगे कि बहुत ही आसानी से हमें समझ में भी आ जाए, सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। लोग कह देते हैं, आप किसी से भी सुनोगे बोलेंगे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो। भाई कैसे पढ़ लूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ कि मेरे दिमाग में घुसना स्टार्ट हो जाए कि हाँ पॉलिटी हमें यहाँ से पढ़ना है और ये समझ में आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम अगर आपको पॉलिटी दे दूँ, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो जैसे ही आप चैप्टर 1 उठाओगे, आप पॉलिटी रख के छोड़ के भाग जाओगे कि अरे नहीं करना, रहने दो। जितनी भी आप में ताकत बची होगी आप लगाओगे और 2 से 3 दिन नहीं होगा, आप बोलोगे कि नहीं करना है। पॉलिटी वैसी भाषा में लिखी गई है एम लक्ष्मीकांत की। लोग कहते हैं आसान भाषा में है, लेकिन अभी जो मैं तरीका बताऊंगा इससे आपको लगेगा कि वाकई में ये आसान है। नहीं, अगर आप अपने तरीके से चलोगे तो फिर वही छोड़ के भागने का सीन रहेगा, आप छोड़ के भागोगे, ठीक है। तो पॉलिटी पढ़ना कैसे है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाउ टू रीड एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। हम एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको कैसे पढ़ें। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करो, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्ट 3 में दिया है इंडियन पॉलिटी में, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है 18 नंबर पे, ठीक है, वो है प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट पढ़ो पहले, ठीक है, और फिर साथ में प्रेसिडेंट करने के बाद आप जाओ चैप्टर पार्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाओ और उसमें 24
जो चैप्टर है गवर्नर का उसको पढ़ो, इधर प्रेसिडेंट पढ़ो उधर गवर्नर पढ़ो, ठीक है। और इसको पढ़ोगे कैसे, इसको करो कोरिस्पॉन्डिंग टॉपिक्स ढूंढो, ठीक है। खुद से मेहनत करो। यहाँ तो मैंने दे दिया है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से करो। मैंने यहाँ दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कि प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर करना है, वाइस प्रेसिडेंट तो उसमें है ही नहीं, तो फिर आप अपना वहाँ पे शॉर्टकट करोगे तो एक पेज में आ जाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीनों एक ही पेज में आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या करोगे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। पार्लियामेंट इधर है, स्टेट लेजिस्लेचर इधर है ना, 27, 22, 27, ठीक है। अब यहाँ पे 26 में आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साथ में करोगे, ठीक है। उसके बाद जब ये सब कर लोगे तो फिर आप एंटी डिफेक्शन लॉ करना, उसके साथ आपके पास अगर हिम्मत बची हो तो साथ में उसी टाइम बजट भी कर लेना, ठीक है। फिर सीएजी कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन तो आपको पॉलिटी समझ में आएगी। अब ये मैंने ऐसा क्यों बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही करो, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी आता है ना कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ही क्यों स्टार्ट करते हो, फंडामेंटल राइट से करवाते, हमें भी पता होता कि चलो क्या है, या फिर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि आप डीपीएसपी से करवा देते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये भी तो यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। बट देखो होता क्या है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम थोड़ा बहुत ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक है ना, इस चीज़ को हम पहले से ही पढ़े होते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इनके बारे में पहले से ही आइडिया रहता है। जब हम इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं ना तो वो कनेक्ट होता है, डॉट एक दूसरे के साथ डॉट कनेक्ट करके हमें वो चीज़ें याद आनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसमें हमें इंटरेस्ट आता है कि अरे ऐसा हो रहा है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ठीक है। हमारा जो प्रेसिडेंट का ओथ है जो लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 69 के थ्रू है, और इसमें वो बोलते हैं कि आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका ओथ अलग है। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर का या फिर सीएजी, सीएम या जज या किसी और, वो सभी जो ओथ लेते हैं वो कहते हैं आई शैल वर्क विथ अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो अकॉर्डेंस, वो उनके अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार काम करेंगे। बट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो कहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करूंगा और डिफेंड भी करूंगा, ठीक है। अब इससे आप इस चीज को समझो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ ही डिफरेंट है तो इनका रोल ही डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी, जब आप यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करोगे फिर आपको समझ में आएगी कि इनका ओथ डिफरेंट है, इसी वजह से इनका रोल डिफरेंट है, ठीक है ना। चलो अब सेम आप लॉजिक लगा लोगे, इसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा 2-3 घंटे बात चलेगी, फिर आपको लगेगा कि कितना लंबा खींचे जा रहे हैं। तो शॉर्ट में आपको सीधा सीधी समझना है, जो यहाँ टॉपिक दे रखा है उसका स्टेट में देखो, अगर आप सेंटर कर रहे हो स्टेट में देखो, कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक्स ढूंढो और इस हिसाब से पढ़ाई करो। बहुत ही लूसेंट मैनर में आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये कर लोगे, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कर लोगे और स्टेट गवर्नमेंट कर लोगे, उसके बाद आना लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। पंचायत राज, अर्बन, लोकल गवर्नमेंट ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम करना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम करोगे, फेडरल सिस्टम करना, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन करना, इंटर स्टेट रिलेशन कर लेना, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये भी कर लेना। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट करोगे तो उसके साथ हाई कोर्ट, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। हाई कोर्ट करोगे उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कर लेना। जब ये तीनों चीजें करोगे ना, ये सभी कोर्ट से रिलेटेड है, उसके बाद पीआईएल कर लेना, जुडिशियल एक्टिविटीज कर लेना, अपॉइंटमेंट कर लेना, ये सब चीजें करोगे। इससे आपको बेसिक ऐसा लगेगा कि चलो मजा आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नया पढ़ रहा हूं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि ये इनके बारे में वर्डिक्ट दे सके, ठीक है। फिर अगर हाई कोर्ट करोगे तो फिर आपको लगेगा कि फंडामेंटल राइट के बारे में तो इनके पास भी अधिकार है, प्लस इनके पास वाइडर अधिकार है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने के बाद समझ में आएगी। जब आप इसको डिटेल में करोगे फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं अभी एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी बोलूँगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि आप यहाँ करो, यहाँ आप खुद से पढ़ोगे समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो हम कुछ दिनों में सभी टॉपिक के ऊपर डे बाय डे वीडियो लेके आएंगे ही, तो वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर करते चलना, ठीक है। आगे ट्रिब्यूनल्स करो, लोकपाल लोक आयुक्त कर लो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर लो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कर लो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कर लो। ये सब चीज़ें ऐसे करो, इससे क्या होगा कि आपका टाइम कम लगेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, और ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ भी बताए ना, ट्रिब्यूनल्स और लोकायुक्त, लोकपाल लोकायुक्त, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन सब चीज़ों के बारे में डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करो। अगर हो सके तो 4-5 पेज का मेरे गुरुजी का नोट्स है, आप कहो तो मैं वो वन ड्राइव में या फिर गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो पढ़ लेना, उतना इनफ है। इसमें आप चाहो तो मेरे पास जो बुक है लक्ष्मीकांत की, उसको मैंने फाड़ के ये सब चैप्टर फेंक दिया है, ठीक है। 4-5 का है वो हैंड आउट है गुरुजी का, बस मैं वही पढ़ लेता हूँ, हो गया। उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब फेंक दिया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद पार्ट 7 करो, इलेक्शन कमीशन पढ़ो, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ो, और इसमें आपको पैंटिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट बी ए पैंटिक, यहाँ मैंने लिख दिया है, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब जो सवाल आता है, हमने 2 चीजें कवर कर ली है, पहला एनसीईआरटी, दूसरा एम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। अब सवाल आता है न्यूज़पेपर का रोल, ठीक है। अगर पहले ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है मामला, ठीक है। अब रोल आता है न्यूज़पेपर का। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो बहुत सारे पॉलिटिकल इशू चल रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके टॉपिक से डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है ना, जो आपके टॉपिक से डायरेक्टली लिंक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये लिंक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है, फिर उसमें डिस्कशन देखो। आप जब एडिटोरियल पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप देखो कि लॉजिकल आर्गुमेंट्स क्या है, कौन सा फेवर में उनके बोल रहा है, कौन सा अगेंस्ट में है, वो आप लॉजिकल आर्गुमेंट्स देखो, और आपको जो लगता है कि मुझे इस चीज़ को कॉपी कर लेना चाहिए, कर लो, अपने नोटबुक में टिप मारो, ठीक है, और उसको याद करो और एग्जाम में जाके उगल आना, ठीक है ना। दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम, ये चलता ही रहता है, आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा के देखोगे चलते ही रहता है। जुडिशरी, ठीक है ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये सब चलते रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो, उसके बाद आपको डिस्कशन आपको वहाँ से दिख ही जाएंगे, या फिर आप डिस्कशन के लिए आप न्यूज़ चैनल भी फॉलो कर सकते हो। राज्यसभा सबसे बेस्ट है, राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 टीवी है, और फिर एक डीडी न्यूज़ करके आता है, ठीक है ना, डीडी न्यूज़ लाइव। तो आप इन तीनों चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको जीवन नर्क नहीं करना है तो फिर किसी और चैनल पे चले जाना, नहीं तो ये तीनों बेस्ट है, ठीक है। यहाँ आपको डिस्कशन दिख जाएंगे, अच्छा इन्वायरमेंट ये लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि चिल्ला रहे हैं, ठीक है, वो वाला नहीं है। यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन होता है और आपको इसमें कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, लॉजिकल आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे, सपोर्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना, और खिलाफ में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, सभी में यहाँ मैंने जो लिखा है बस इतना ही आपको न्यूज़ में इशू दिखेंगे, ठीक है। और ये सब जो है ये कोर है, ठीक है ना, आपके प्रिपरेशन का कोर है। अगर आपने इन सब चीज़ों को छोड़ा है तो फिर आप अपना सारा बंदोबस्त करके रखो, आगे जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देख लेना और अच्छे से इसके बारे में नोट्स मेकिंग करते रहना, ठीक है। चलो, इसका भी आंसर दे दिया। अब रह गया डिस्कशन, तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया था कि आपको न्यूज़ चैनल का डिस्कशन देखना चाहिए, और जब आप इन सब चीज़ों के बारे में खुद से करोगे, ठीक है, तो आपका कुछ ना कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा? हो सकता है कि मैंने पहले से प्रीवियस किसी का कॉपी ही किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज़पेपर से आपने कॉपी किया है, किसी
और डिबेट से उस चीज़ को कॉपी किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल रहे हो ना, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी इज जस्ट एन अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये अप्लाइड पार्ट ही पॉलिटी है, ठीक है। तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आना जरूरी है। जब आपको एग्जाम में बोलेंगे कि क्रिटिकली एनालाइज कर दो इस टॉपिक के ऊपर, तो फिर आप क्या कहोगे? आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहो, ठीक है। और इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये सब चीज़ें करने के बाद आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।